सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर अप्लाइड फिजिक्स के वन शॉर्ट वीडियो के बारे में। यानी आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम महा मैराथन क्लास कराने वाले हैं। यानी अगर आप सभी की बैक आई है तो इन क्वेश्चंस को आप सभी पढ़ करके जाओ, आप सभी की डेफिनेटली बैक क्लियर हो जाएगी। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट काफ़ी इजी है, भले आपकी उस समय बैक आ गई थी बट इस समय आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आप ध्यान से देख लो। मैं 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। आपको 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। और कुछ चीज़ों का मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देखना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर दे रहे हो तो मुझे आशा है कि आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हो, या हो सकता है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र होने वाले होंगे। तो आपको सभी प्रकार के नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन यानी ऐप पर मिल जाएंगे, जो कि आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का हमारा नोट्स है, जिसके माध्यम से हम वन शॉट वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें मैं बताता चलूँगा वो चीज़ें आप समझते चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो चीज़ मैं समझा दूँगा या बता दूँगा कि ये चीज़ आप खुद से कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ मेरे नोट्स में अवेलेबल हो। ठीक है, तो चलिए मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा। मैं यही कहने का मतलब है कि स्किप मत करो, 1 घंटे समय निकाल लो अपने लिए इस बैक पेपर के लिए। 1 घंटे में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, आप सभी से यह क्वेश्चन जो आप सभी के रूप में दिख रहा होगा, अति लघु उत्तरी, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यदि एक घन के द्रव्यमान के मापन में, घन का द्रव्यमान जो है वो 3% की एरर को दिखा रहा है और उसकी भुजा के मापन में 2% की एरर हो रही, तो घनत्व के मापन में परसेंटेज एरर, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अगर आपने वीमी सूत्र वगैरह पढ़ा है तो घन द्रव्यमान जो है उसको हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल यम। और आयतन मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है वी क्यूब, यानी ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी यहाँ पर आप एल क्यूब लिखने वाले हैं, यानी आप आयतन को हम जो है यल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपको यल की पावर 3 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बस आप परसेंटेज एरर में जाओगे, यानी घनत्व, घनत्व माने डेंसिटी, जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 लिखना है। और फिर m को डेल्टा m अपान m इंटू 100। अब देखो यल की पावर 3 है, यानी आयतन है, यानी उसका जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, यानी तीनों चीज़ उसमें है। तो आप ये जो यल की पावर 3 है, ये इंटू, ये प्लस में होकर क्या हो जाएगा? 3 डेल एल अपान एल इंटू 100। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आप डेल एम अपान एम इंटू 100 की वैल्यू को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ मापन में 3% की त्रुटि है, यानी m जो है 3% की त्रुटि दिखा रहा है। और आपके भुजा के मापन में, यानी जो आपका भुजा है, लेंथ कह सकते हो, एल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो है, उसमें कितनी परसेंट की एरर है? 2% की। लेकिन एल की पावर 3 यानी 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 यानी 6, और प्लस 3 यानी पूरे 9% एरर आ गया। और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से, मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा आपको। हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, बट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ईजी सा है। यही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। अब हो सकता है कि 3% की जगह 6% दे दे, या 2% की जगह 4% दे दे, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है। कभी 9% आंसर आई, कभी 13%। जब मैं पेपर दे रहा था तब भी ये आया था क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, तो याद कर लेना आप। चलिए, दूसरा आपको 2 नंबर में, जैसा कि मैंने कल आप सभी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी शेयर किया था, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले। ठीक है, वो आपके बीमी सूत्र को लेकर के आते हैं। तो बीमी सूत्र कई सारे हैं, आप 10-12 अपने बुक से पढ़ लेना। जो ये 4-5 दिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है, लेकिन बहुत सारे हैं बीमी सूत्र, अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। बीमी सूत्र 2 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए। अब आप सभी से क्या पूछता है? बीमी समांगता का
सिद्धांत, उसके पहले बीमी समीकरण क्या है वो चीज़ें आप सभी को पता होना जरूरी है। तो बीमी समीकरण का डेफिनेशन जो सिंपल सा है कि किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी बीमाओं के रूप में निरूपित किया जाता है, वो आपका बीमी समीकरण है। जैसे कि आप सभी का घनत्व यानी V, ठीक है, घनत्व कह रहा हूँ, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यहाँ पर 3 जो आपका कह सकते हो कि मीटर के रूप में आ रहा है, ठीक है, यानी लेंथ के रूप में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो L की पावर 3 हो गया, यानी उसको बीमाओं के रूप में हमने व्यक्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया L की पावर 3, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अभी द्रव्यमान के बारे में, तो कैपिटल M के रूप में हमने लिखा, ठीक है, और आपका T के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी समझ पाओगे। और बीमीय समांगता का सिद्धांत क्या है उसको देखिए, ठीक है। किसी समीकरण के बीमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों और प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र समान होना चाहिए, ये आपका बीमीय समांगता का सिद्धांत कहता है। अब इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ये आप थ्योरी लिख दोगे, थोड़ी सी थ्योरी है, लिख दोगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का एक क्या है गति का समीकरण है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है S क्या है, दूरी है यानी आपकी लेंथ है, तो यहाँ पर L से हम डिनोट किए, ठीक है, एक ही है। अब UT क्या है, U क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग है उसको भी L से हमने डिनोट किया, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक वेग है आपका UT, ठीक है। तो वेग को क्या लिखते हैं, वेग बराबर होता है, वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है कि मीटर का L हो गया, पर सेकंड का हो गया T, ठीक है। तो L बाई T से डिनोट करते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, LT की पावर -1, ठीक है। तो U का हो गया LT की पावर -1, लेकिन साथ में T ऑलरेडी है, तो T ये है, तो T से T कट गया, तो यहाँ पर भी L बचा, यहाँ पर भी L बचा। अब हाफ AT स्क्वायर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हाफ AT स्क्वायर, हाफ का कोई मतलब नहीं है, AT स्क्वायर, A क्या है, A क्या है, त्वरण। त्वरण को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर का क्या हो गया L, सेकंड स्क्वायर का मतलब है T, L बाई T का स्क्वायर हो गया, और T स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऊपर में T स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो T स्क्वायर से T स्क्वायर कट गया, तो L। अब बीमीय समांगता का सिद्धांत ये कह रहा है कि प्रत्येक जो उसके पद होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उनका बीमीय सूत्र समान होना चाहिए। मतलब इसका L है, ठीक है, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर भी L ही आना चाहिए, यहाँ पर भी L आना चाहिए। अगर ये प्लस में नहीं होता तो हो सकता था कि यहाँ पर दोनों को मिला करके L आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो तीनों पद में L आना चाहिए। यही आपका बीमीय समांगता का सिद्धांत है, जैसा कि मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब आता है बीमीय विश्लेषण की सीमाएं, यानी बीमीय विश्लेषण आप कर रहे हो, ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, कई बार पूछा जा चुका है, और उसकी उपयोगिता तो मैंने देखो हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर रखा है इस चीज़ को। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर मुझे ये नोट्स आप दे दो, है ना, ये मेरा पर्सनल हैंड रिटन नोट्स है। तो इस नोट्स को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, 9369041920 से क्या करो, आप व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर लो। और इस नोट्स की जो प्राइस है वो ओनली 49 रुपीज़ है, तो आपको नोट्स ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मैं ये नोट्स दे दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी जो है इच्छा हो कि आप नोट्स लेकर अच्छे से पढ़ाई कर सको और अपने बैग को 2 से 3 दिन जो बचे उसमें क्लियर कर सको, ठीक है। इसमें क्या है कि बीमाहीन कांस्टेंट के मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो बीमाहीन है, ठीक है, तो उनके हम क्या करते हैं, इसके द्वारा मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। कोई यांत्रिक भौतिक राशि 3 से अधिक यांत्रिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो विश्लेषक विधि से इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी भौतिक राशि है 3 से अधिक भौतिक राशियों पर अगर निर्भर कर रही है तो फिर वहाँ पर यह चीज़ फेल्योर हो जाती है। तीसरा, त्रिकोणमिति हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग वगैरह हो गया, इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये है लिमिटेशन, 3 लिमिटेशंस है, आप याद कर लेना। क्या है, पहला जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, बीमाहीन कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, उनके मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। और जो 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही कोई भौतिक राशि, ठीक है, तो उनके भी बीच में रिलेशन नहीं स्थापित किया जा सकता। तीसरा है कि त्रिकोणमिति हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग वगैरह हो गया, इनका विश्लेषण हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बीमीय विश्लेषण की उपयोगिता,
ठीक है, बीबी विश्लेषण से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे हम क्या कर सकते हैं कि समीकरणों की सत्यता को हम फाइंड कर सकते हैं। ये जैसा कि भी मैंने भाई डेरिवेशन करके दिखाया था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो वहाँ पर ये पता चला कि जो भी आपका समीकरण है, ठीक है, जो भी समीकरण है उसकी जो सत्यता है वो बरकरार है। जैसे v बराबर यू प्लस हाफ ए टी है। अब बीमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि जो इसकी बीमा है, इसकी बीमा है और इसकी बीमा है, तीनों बराबर होनी चाहिए, यानी तीनों का क्या होना चाहिए? एल टी इनवर्स होना चाहिए। कैसे होगा? वेग है और यू प्रारंभिक वेग है, दोनों का एल टी इनवर्स होता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर का क्या हो गया एल और टी का हो गया टी, ठीक है, तो ये लिख सकते हो एल टी इनवर्स, ठीक है। अब ए टी आ गया, ए टी क्या है? यानी ये एल बाई टी स्क्वायर है क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टी इंटू में है, तो एक टी से टी कट गया तो एल टी इनवर्स आया। तो v बराबर यू प्लस हाफ ए टी जो आपका गति का समीकरण है ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगला है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, विमीय मात्रक ज्ञात करना और मात्रकों का क्या करना है? रूपांतरण करना, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के एरर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे आराम से खुद से भी पढ़ सकते हो या नोट्स आप लोगे तो वहाँ पर भी चीज़ों को पता चल जाएगा। बाकी यही एरर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा एरर इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर में क्या होता है कि डेल ए माध्य अपान ए माध्य इंटू 100, जैसे कि आपका भी मैंने बताया था घनत्व का जैसे निकालना है तो क्या लिखोगे? डेल डी अपान डी इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना होता है, आप देख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर है वेक्टर, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने बोला था कि अगर मैथमेटिक्स में बैक है तो ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में बैक नहीं है तो इस चैप्टर को आप सभी क्या करो? लेफ्ट कर दो, ठीक है। बाकी आप अगर नोट्स लोगे तो आपको यहाँ पर वेक्टर को जोड़ने की एक विधि है, ठीक है, आप उसे देखोगे और समांतर चतुर्भुज का नियम है उसको देखोगे और त्रिभुज का नियम है उसको देखोगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें अगर मैकेनिकल वगैरह वाले हैं तो इसे अप्लाइड मैकेनिक्स में इन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% क्या है? फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन पढ़ना वही है, लेकिन पढ़ना वही है जो मैं बताऊंगा। बहुत कुछ है इसमें टॉपिक, लेकिन आपको क्या पढ़ना है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोडी बैग वगैरह की डेफिनेशंस वगैरह आप खुद से पढ़ना है तो पढ़िए, वरना बैक पेपर दे रहे हो तो मुझे आशा है कि 100 में से 95 बच्चों का यही क्राइटेरिया है कि सर मेरी बैक क्लियर हो जाए बस। क्या कहते हो? ठीक है, तो वही क्राइटेरिया को मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आएगा। कितने में आएगा? 2 नंबर में आपका आएगा कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, ठीक है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध जो होता है वो होता है ए इक्वल आर अल्फा। क्या होता है? इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जो अभी बताऊंगा v इक्वल आर ओमेगा का, इसका डेरिवेशन भैया रट लेना, ठीक है। इसका डेरिवेशन आप क्या कर लेना? रट लेना, ठीक है। v इक्वल आर ओमेगा का अभी मैं बताऊंगा। चलिए हम कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध समझते हैं ए इक्वल आर अल्फा का, ठीक है। रेखीय त्वरण का मतलब हो गया ए और कोणीय त्वरण का मतलब हो गया आपका अल्फा, ठीक है। अब हम कोणीय त्वरण का अगर फॉर्मूला बताएं तो अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपन डी टी। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आप सभी जो शुरुआत के डेफिनेशंस हैं उससे पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ से क्या कर लेना है? याद कर लेना है कि कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर डी ओमेगा अपन डी टी, ठीक है। अब आपको ये समीकरण याद होना चाहिए या कह सकते हो ये प्रूफ याद होना चाहिए, बी इक्वल आर ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अगर v इक्वल आर ओमेगा है तो ओमेगा बराबर आर v अपान आर लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर जैसे v इक्वल आर ओमेगा है, अब मैं किसकी वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूँ? ओमेगा की। तो v बाई आर लिख दूँ तो ये ओमेगा के बराबर हो गया क्योंकि ओमेगा ये इधर चला आया और r नीचे चला गया, ठीक है। तो v बाई आर हो गया यहाँ से। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करा कि ओमेगा की वैल्यू को रख दिया, तो अल्फा बराबर डी टी वी बाई आर, ठीक है। अब जो नीचे आर है ये हम 1 बाई आर के रूप में बाहर कर लेंगे और ये डी बी अटैच हो जाएगा और डी बी अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी बी अपान डी टी यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी डी बी अपान डी टी क्या होता है? ए होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? ए बाई आर। तो ए की वैल्यू अगर निकालोगे तो ए इक्वल आर अल्फा। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन था और मैंने, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में इसको मैंने आप सभी को समझा दिया। चलिए
अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में पूछा जाता है। वो है अभिकेंद्री त्वरण। क्या है? अभिकेंद्री त्वरण। अब अभिकेंद्री त्वरण क्या है उसे समझिए। देखिए ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। V इक्वल आर ओमेगा हो गया, A इक्वल आर अल्फ़ा, जिसमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है V इक्वल आर ओमेगा की है, और दूसरा है A इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। तो पहला तो समझ लीजिए कि आपका जो भी कोई कण है एक वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, और उस पर एक त्वरण विद्यमान है जो कि वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। समझ गए? नॉर्मल पहले भाषा में समझो, फिर इसकी डेप्थ स्टेटमेंट को समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टेटमेंट। क्या लिख लीजिए? स्टेटमेंट। जब आपको अभिकेंद्रीय त्वरण को लिखना होगा तो स्टेटमेंट डाल दीजिएगा हेडिंग। ठीक है, स्टेटमेंट आप हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, दूसरी बात मैंने समझाया कि कोई भी आपका क्या है, एक वृत्त है, उस पर कोई कण गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान चाल से वेग कर रहा है। ठीक है, तो उस पर एक त्वरण विद्यमान है जो कि आपके केंद्र की ओर लग रहा है, उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में आप समझिए क्या क्या देखना है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट आपको, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, कोई भी कण जो है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। सपोज यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्या कर देता हूँ, वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, बना दिया मैंने वृत्त। चलिए, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। कोई भी कण, सपोज ये आप, इसका क्या है, एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर है, और मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए, समझ लोगे तो कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कोई कण यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, चलिए, अब क्या कह रहा है ये कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो वस्तु की चाल नियत रहते हुए भी, मतलब एक समान गति कर रहा है का क्या मतलब है, यहाँ पर भी आपका 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद क्या हुआ भाई, अपने हिसाब से जितनी उसकी स्पीड है यहाँ पर भी पहुँचा, तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी चाल नियत है, लेकिन देख रहे हो आप कि ये पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, मतलब उस वृत्त पर इसकी दिशा क्या हो गई, लगातार परिवर्तित हो रही। तो देखिए, वस्तु की चाल नियत रहते हुए भी उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति करने से कण की दिशा उसके वृत्तीय पथ पर उसकी खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती। अगर इसकी दिशा को निकालना है तो कैसे फाइंड करोगे, या यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दोगे तो ये आपका दिशा बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया तो ये दिशा बताएगा। एग्जाम अभी समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट समझो अभी। ठीक है, इस प्रकार वृत्तीय गति करते हुए कण की वेग की दिशा लगातार बदलती जाती है। इस प्रकार वृत्तीय गति करते कण के वेग की दिशा, ठीक है, यानी जो भी उसका वेग है 5 किलोमीटर पर आवर आगे भी, ठीक है, उसकी दिशा क्या हो रही, लगातार बदलती जा रही है, बाकी वो वृत्तीय गति ही कर रहा है। ठीक है, तो कण की गति में एक त्वरण विद्यमान होगा जो कि क्या होगा, केंद्र की ओर लगेगा। यही आपका क्या हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण। समझ में आ गई बात? अभिकेंद्रीय त्वरण को अगर स्टेटमेंट को एक बार हम फिर से समझें तो कोई एक वृत्त है, उस पर कोई भी कण क्या कर रहा है, एक समान गति से क्या कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है, तो भैया जब वो गति कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है उस पर, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, उसी वृत्त पर कुछ समय बाद उसकी दिशा बदल जाएगी। तो जो वो गति हो रही है उसके गति में एक त्वरण विद्यमान है जो कि उसके केंद्र की ओर लग रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको प्रूफ करना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा इसका डायग्राम। ठीक है, ये आपके सामने 2 डायग्राम है, ये इसका समरूप त्रिभुज है। अभी कैसे आया इसको समझेंगे। ठीक है, मैं रेड कर लेता हूँ, थोड़ा रेड अच्छा लग रहा है ना, रेड क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये आपका केंद्र है वृत्त का। कोई भी कण यहाँ पर था, ठीक है, सपोज एम स्थान पर था और उसने एन तक की दूरी को तय किया। ठीक है, उसकी जो चाल थी, जो उसकी क्या कह सकते हैं, यम पर वेग था, वो b1 था। ये डायरेक्शन v1 का इधर स्पर्शी मैंने खींचा, और b2 पर ऊपर की तरफ, दोनों पर हमने वेक्टर लगा दिया। m से n तक की दूरी जो थी वो डेल्टा s थी, एक छोटी सी दूरी थी, और उसके बीच में जो एंगल बना वो डेल थीटा था। ठीक है,
अब इसी त्रिभुज को मैंने उठा लिया और यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया था, डेल वी हो गया, ये ऊपर जो आ गया, ठीक है। और आप यहाँ देखोगे M और O के बीच में, ठीक है, तो एक V1 आ गया और यहाँ पर O और N के बाद तो V2 आ गया, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज आ गया। बस अब इतना ही आपको यहाँ पर समझना था। अब इसका हम डेरिवेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है। वृत्तीय पथ का केंद्र O है। सूक्ष्म समय अंतराल कण के वृत्तीय पथ पर बिंदु M से N तक विस्थापित होकर वृत्तीय पथ पर डेल्टा S की सूक्ष्म दूरी तय करता है और केंद्र के परितः डेल थीटा कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि वृत्त से कट करके, ठीक है, एक मैंने समरूप त्रिभुज लिया जो कि ABC है और जो पहला है वो OMN ऑलरेडी है। देखो O M और N और ये मैंने क्या ले लिया, ABC, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। अब OMN ले लिया, अब हम क्या यहाँ पर स्टेटमेंट लगाएंगे जो सबसे पहला रहेगा, जीवा MN अपान त्रिज्या MO बराबर BC अपान AB। समझिए जीवा MN कहाँ है, यहाँ पर देखिए MN भी एक जीवा है, ठीक है, और त्रिज्या MO, ठीक है, त्रिज्या MO क्या है, R है, और जीवा MN क्या है, डेल्टा S है, ठीक है। अब ये बराबर किसके है, BC। BC कहाँ पर है, यहाँ पर आप सभी यहाँ से निकाल सकते हो ABC। BC आपका हो गया, क्या हो गया, BC आपका यहाँ पर डेल्टा V हो गया और AB क्या हो गया, V1 और V2 है, ठीक है। V1 V2 जो है बराबर है, तो इसलिए हम क्या लिख भाई आपका देख सकते हो समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम V1 और V2 को हम मर्ज करके हम V लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई इतनी बात। क्या समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों कि त्रिज्या MN अपान त्रिज्या MO बराबर BC अपान AB। त्रिज्या MN की जो वैल्यू है, MN की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो डेल्टा S है जो चाप लगा है, और आपका त्रिज्या MO की वैल्यू R है। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू डेल्टा V है, और आपका AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या आ सकता है, B है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबकी हमने वैल्यू रख ली, डेल्टा S बाई R और डेल्टा V अपान V मिल गया। V1 V2 को मैंने किस में मर्ज किया, V में, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इस डेल्टा V की वैल्यू को निकाल लोगे। डेल्टा V की वैल्यू को निकालोगे तो V और जो ये R है वो नीचे आ जाएगा, V बाई R हो जाएगा, इनटू में डेल्टा S हो जाएगा। ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा S अपान R इक्वल डेल्टा V बाई V में डेल्टा V की वैल्यू निकालोगे तो V बाई R इंटू डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आगे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा T से हम भाग देंगे। जैसे हम डेल्टा V बाई डेल्टा T कर दिया और इसमें भी डेल्टा S अपान डेल्टा T कर दिया, तो दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग दिया, और ये आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा T से मैंने भाग दिया, यहाँ पर लिखा भी होगा, V बाई R अलग आ जाएगा और डेल्टा S अपान डेल्टा T है और डेल्टा V अपान डेल्टा T है, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट वगैरह अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपने पढ़ चुके हैं, तो आप डेल्टा V मान के रखो या डी वी कर लो इसे, ठीक है, बात एक ही है। तो डी वी अपान डी टी हो जाएगा और V बाई R एज इट इज रहेगा और डी एस अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि डी वी अपान डी टी यानी वेग परिवर्तन की दौड़ को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ए आ गया, V बाई R एज इट इज है, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी का मतलब क्या है, ये यस क्या है आपका, यहाँ पर डी एस यहाँ पर सूक्ष्म दूरी थी और समय, यानी आप सभी को पता है कि मीटर पर सेकंड, यानी क्या है, ये वेग है, ठीक है। तो यहाँ पर डी एस अपान डी टी को हम क्या लिख लिया, V, तो यहाँ पर सीधा हमारा प्रूफ हो गया A इक्वल V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि आपको अच्छे से प्रूफ करने थे और मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरीके से इसे समझ लिया है। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, इसको समझ लीजिए क्या है। सेम आपका विकेंद्रीय त्वरण के ऊपर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है। R त्रिज्या है और डेल्टा S दूरी तय करा है A C B के बीच में कोण डेल थीटा बना है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो R त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा T में R त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर डेल्टा S दूरी तय करा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, इसे डेल्टा T लगा, और दूरी कितनी तय की, डेल्टा S, कोण कितना बनाया, डेल्टा थीटा, ठीक है। त्रिज्या क्या है, R, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसका कोणीय व रेखीय दोनों विस्थापन होने के कारण उसमें कोणीय व रेखीय दोनों प्रकार के वेग होते हैं। तो यहाँ पर रेखीय वेग को हम V से डिनोट करते हैं और कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है।
कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो डेल थीटा यानी डेल थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो डेल एस बाई आर आएगा, डेल एस बाई आर। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो गया। अगर हम दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दें जैसा कि मैंने अभी केंद्रीय त्रिकोण में किया, तो क्या आएगी, डेल थीटा अपान डेल टी और 1/r डेल एस अपान डेल टी। ठीक है, अब डेल थीटा अपान डेल टी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा, और डेल एस अपान डेल टी को हम लिखते हैं वी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ओमेगा और 1/r एज इट इज रहेगा और डेल एस अपान डेल टी को हम लिख सकते हैं वी। तो ओमेगा बराबर हो गया v/r और v बराबर r ओमेगा। तो बहुत आसान सा प्रूफ था जो कि मैंने आप सभी को प्रूफ करके दे दिया और आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय बल वगैरह पूछता है लेकिन बहुत कम पूछता है, तो वो चीज़ें मैं नहीं देखूंगा। और आपका वर्क भी पूछता है, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, वर्क क्या है, किसी वस्तु पर कोई बल लगाओ तो उसमें विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप जब थीटा क्या होगा 0 से और 90 डिग्री के बीच में होगा तो जो हमारा वर्क होगा पॉजिटिव होगा, 90 से 120 के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, शून्य होगा, या 270 डिग्री पे शून्य होगा। ये आपको याद रखना है। 2 नंबर में कभी कभी पूछा गया है संरक्षी और असंरक्षी बल, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है असंरक्षी और संरक्षी बल। यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर करे ना करे, केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे, तो बल क्या होगा, संरक्षी होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल पूर्ण चक्र में किया हुआ कार्य शून्य होता है। इसका क्या मतलब है, समझिए। संरक्षी बल मतलब उसके विस्थापन में, यानी उस जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई प्रकार का जो भी बाधा है उस पर निर्भर ना करे, लेकिन जो पहले क्या था और अंत में क्या है उस पर निर्भर करे, वो क्या है, संरक्षी बल। लेकिन वे बल जिनके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर करे, तो उन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, मतलब पूरे रास्ते में कहीं पर भी अलग अलग घर्षण हो सकता है। ठीक है, तो संरक्षी और असंरक्षी को आपने समझ गया कि एक तो है पॉइंट टू पॉइंट निर्भर कर रहा है जो कि आपका संरक्षी है, और एक है जो कि पूरे डिस्टेंस को निर्भर कर रहा है, वो क्या है, आपका असंरक्षी बल है। ठीक है, ये आपके 2 to 5 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, 2 to 5। कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट पूछता है 2 नंबर में, तो स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपसे प्रूफ तक फिर 5 नंबर में अगर पूछा है तो आपको स्टेटमेंट देना है। तो ये आपको खुद की समझदारी को दिखाना है। किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जो किसी वस्तु पर कोई कुल बल लगाया गया है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है, यानी W बराबर डेल के। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो समझिए। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो u वेग से गतिशील है, पर कोई बल F लगा है। ठीक है, बल के कारण वस्तु का प्रारंभिक वेग u से परिवर्तित होकर v की ओर चला जाता है तथा वस्तु द्वारा s दूरी तय की गई है। ठीक है, बल द्वारा कृत कार्य यानी W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। मतलब यहाँ से समझिए कि m द्रव्यमान है, u वेग से गतिशील है जो उनकी प्रारंभिक वेग है, कोई बल F लगा और वो क्या हो गया कि प्रारंभिक वेग से क्या हो गया, u से वो v में चला गया, यानी परिवर्तित हो गया। ठीक है, और जितनी दूरी तय की गई वो s दूरी तय की गई। तो बल पर जो कार्य होता है वो क्या होता है, W बराबर F इंटू एस। शुरुआत में ही आपने पढ़ा है। ठीक है, अब F बराबर क्या होता है, ma, ये आप लोगों को पता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो W बराबर ma निकल के आ जाएगा। गति का तृतीय समीकरण है। गति के तृतीय समीकरण को हम क्या लिखते हैं, v² बराबर u² प्लस 2s। इसमें क्या करना है कि 1/2 m, यानी इसमें क्या करना है m/2 से क्या कर देना है, डिवाइड। क्या कर देना है, m/2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, m/2 से डिवाइड करोगे तो हाफ mv²। ठीक है, और हाफ me² और हाफ यहाँ पर आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा औरmas बचेगा। ठीक है, ये अपने मन से करना है। ठीक है, तो हाफ mv² और जो me² है इधर की तरफ ले आए तो यहाँ पर माइनस हो गया, me² बराबर हो गया mas को क्या लिख सकते हैं, w। ठीक है, अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, आपका पता है कि mv² माइनस me², यानी एक हो गया आपका kf यानी k फाइनल और एक हो गया k इनिशियल। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा k, और जो कि W की वैल्यू हो गई तो W बराबर डेल k। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय था जो कि 5 नंबर में आप सभी से पूछा जाता। तो आपको मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए। फ्रिक्शन बहुत बार पूछा जा चुका है, फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। फ्रिक्शन क्या है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को क्या किया जाता है, रगड़ते हैं, पिघलाते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो उनके संपर्क पृष्ठों में क्या होता है, बल उत्पन्न होता है।
और जो कि फिसलने का क्या करता है, विरोध करता है। इसी को क्या कहते हैं हम, घर्षण बल। और यही जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण। ठीक है, घर्षण सतह के खुरदुरेपन के कारण, वैद्युत चुंबकीय बल के कारण, सतह के प्रयास के डिफॉर्मेशन यानी विरूपण के कारण, मतलब ऊपर खाबड़ के कारण। ठीक है, लाभ क्या क्या है, वाहन के ब्रेक लगने में आसानी है, नट बोल्ट को कसने में, कील ठोकने में, जमीन पर चलने में, बेल्ट द्वारा किसी चीज़ को घुमाने में, कागज या बोर्ड पर लिखने में लाभ है। हानि क्या क्या है, घर्षण बल के विपरीत किए गए कार्य से ऊष्मा गति। ठीक है, विपरीत जो कार्य है उससे ऊष्मा हो, यानी किसी चीज़ पर रगड़ के चलोगे तो ऊष्मा, हाथों को रगड़ोगे तो ऊष्मा आती है। ठीक है, गति के लिए जब अगर ज़्यादा घर्षण होगा तो अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और मशीनों के कल पुर्जों की घिसावट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये है आपका फ्रिक्शन। चलिए, अब फ्रिक्शन के भी दो टाइप के हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि पिंड की विरामावस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को क्या करते हैं, स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण। और पिंड की गतिज अवस्था में जो हमको नहीं, गतिज अवस्था में जो लगता है उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण बल का जो चरम मान होगा यानी हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाती है, सीमांत घर्षण। तो ये छोटे छोटे डिफिनीशंस आपको याद रहने चाहिए, तो ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन को देख लीजिएगा। यदि वस्तु गतिमान नहीं है, स्थैतिक घर्षण बल का मान निम्न संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है, एफ एस आपका और म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, यहाँ पर आर भी इसे लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए म्यू आर भी लिख देते हैं। अब सीमांत घर्षण संबंधी नियम भी है, इसको भी देख लीजिएगा। बाकी गत्यात्मक घर्षण संबंधी नियम है, सेम चीज़ें हैं वहाँ पर। अब आपको क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से निकालेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और जब इसको हम प्रोपोर्शनल की चिन्ह हटाते हैं तो एफ बराबर म्यू आर आता है, और म्यू की जो वैल्यू है वही आपकी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगला है एंगल ऑफ रिपोज यानी घर्षण झुकाव कोण जो होता है। झुकाव कोण का क्या मतलब होता है समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ये आपका कोई ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई वस्तु को रखा, इसका इतना झुकाव कि ये इस पर टिका रहे, यानी इसके ऊपर अगर झुकाव होता है तो ये नीचे की तरफ फिसलना शुरू हो जाएगा। जो यही कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी समतल पर रखा और पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और mg के दो घटक mg cos थीटा तथा mg sin थीटा है। किसी नत सतह के क्षैतिज से बना हुआ न्यूनतम कोण जिस पर सतह पर रखा पिंड सरकने की प्रवृत्ति रखता है, झुकाव कोण कहलाता है। मतलब इसके बाद ये जो रखा हुआ वस्तु है वो फिर फिसलने लगेगा। सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या होता है कि mg sin थीटा बराबर एफ एस और r बराबर mg cos थीटा। ये दोनों चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये कंपोनेंट लेना है। ठीक है, कंपोनेंट लेने का मतलब क्या है कि इसके बराबर ये होगा, ठीक है, और इसके बराबर ये होगा। ठीक है, और ये mg sin थीटा और mg cos थीटा ये कंपोनेंट दोनों लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब बस एफ एस बराबर म्यू एस आर आप लगा सकते हो, mg sin थीटा बराबर म्यू एस mg cos थीटा। ठीक है, ये लिखोगे और mg से mg कट जाएगा तो म्यू एस बराबर tan थीटा। बहुत आसान सा है, मैंने आप सभी के स्क्रीन पर लिख दिया है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, अब mg sin थीटा बराबर म्यू एस mg cos थीटा कैसे आया, तो आप सभी देख सकते हो कि r बराबर क्या है, mg cos थीटा, और r यहाँ पर जो है उसके साथ ही r बराबर क्या है, mg cos थीटा। तो एफ एस में जो वैल्यू पुट की है, एफ एस में mg sin थीटा की वैल्यू पुट की है, म्यू एस को एज इट इज रख दिया, और r बराबर mg cos थीटा। ठीक है, और mg से mg काट करके इस तरीके से कर दिया। ठीक है, लोटनिक घर्षण वगैरह है, आप इसे देख सकते हो। तो आप सभी को मैंने कितने चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर आप लोगों को मैंने यहाँ से करा दिए। जिनको इनके नोट्स प्राप्त करने हैं टोटल, वो आप सभी 9369041920 पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको इसके नोट्स मैं अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स हम क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9369041920 पे आप क्या करना, व्हाट्सअप कर लेना। और नोट्स की जो प्राइस रहेगी वो मात्र 49 रुपीज़ रहेगी। नोट्स इसी तरीके का हिंदी में रहेगा। रोटेशनल मोशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर बैक पेपर के लिए 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन, एक है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, और एक है पैरेलल। ठीक है, एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, और दोनों का लिंक जो है, दोनों का वीडियो का लिंक मैंने 5-5 मिनट में दोनों को अच्छे से समझाया।
तो दोनों को अच्छी तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो बारी बारी से 5-5 मिनट में इसको समझ लेना। तो मैंने आप सभी को 4 करा दिया है चैप्टर, समझ लीजिए। इस बैक पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर जो है ग्रेविटेशन है, उसमें आपको केपलर का नियम और पलायन वेग ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा आज शाम को, है ना। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, और फिर आपने देख लिया तो उन दोनों वीडियो को देखिए, और आपका नेक्स्ट पार्ट, अगर आप ये वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए। तो आप सभी को मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।